जिस देश में महिलाएं और लड़कियां अपने इनरवियर सुखाने के लिए तार पर दूसरे कपड़ों के नीचे डालती हों, वहां एक महिला का चड्डी बोलना वायरल हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लिबरलाइजेशन का दौर यानी 1990 के बाद अगले 3 दशकों में भारत में कौन से सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बदलाव हुए, मोटी मोटी किताबें इस विषय पर खप गईं, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल ये कि 90 के दशक में जिस चड्डी को पहनकर एक फूल खिला था, 2024 में उस चड्डी का रंग क्या है? इस बात का जवाब मिले तो बाकी सवालों की गिरहें भी खुले। शायद इसलिए जोर शोर से चड्डी का रंग ढूंढने की कवायद हो रही है। बता दो ना। कामिलिनी महंता अप्रैल 2018 से इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रही हैं। ऊन के फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आवाज, कामुकता में लपेटे लफ्ज, कामिलिनी की ऐसी हजारों रील्स मौजूद हैं जो वो कुछ सालों से पोस्ट कर रही हैं, जिनकी बदौलत इनके इंस्टा फॉलोअर्स की संख्या 1 मिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है। 1 मिलियन वैसे तो इंस्टा के हिसाब से ऐसा आंकड़ा नहीं है कि इस पर खबरें बनाई जाएं, लेकिन खबर फिर भी बनी। रोस्ट वीडियो से लेकर जनपत्री खंगालने वाले हु इज कामिलिनी जैसे तमाम वीडियो बने, और ये सब हुआ एक खास रील के बाद जो अक्टूबर 2024 में वायरल हुई। इस रील में ऐसा क्या था? कामुक आवाज, सो गए क्या आप? सेंसुअल बातें, आपको पता है ना मुझे रोमांस के बिना नींद नहीं आती। ये सब तो कामिलिनी की कई पुरानी रील्स में भी मौजूद है, लेकिन वायरल हुई रील में वो अनजाने में शायद एक ऐसा शब्द बोल गई कि मर्दों के लौह जज्बात पिघल लावा बन गए। एक ऐसा लावा जिसे सामाजिकता के वोल्केनो के भीतर दबाए रखना पड़ता है। लिहाजा इस ज्वालामुखी से अब बस भाप की माफिक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर ऐसा कंटेंट बनाकर लाखों कमाए जा सकते हैं, मशहूर हुआ जा सकता है, तो हम क्यों कीबोर्ड पीटक बनने के लिए खपे जा रहे हैं? शुरुआत करते हैं डिक्शनरी से। चड्डी शब्द बना है छद से, जिसका मतलब होता है छुपाना। मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये कपड़ा सामान्य सी चीज है, लेकिन फिर भी इसे लेकर एक किस्म की असहजता हमेशा रही है। इसे एक किस्से से समझिए। आपको मोगली तो याद होगा। 90 के दशक में जब कार्टून की शक्ल में मोगली की कहानी दूरदर्शन पर आई तो बच्चों के बीच खूब हिट हुई। सीरियल जितना ही हिट हुआ मोगली का गाना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। यह गीत लिखा था गुलजार साहब ने। इस गाने से जुड़ा एक वाकया है। हुआ यूं कि जब गुलजार ने मोगली के मेकर्स को गाना लिखकर दिया, उन्हें यह ज्यादा पसंद नहीं आया। सारी दिक्कत एक शब्द को लेकर थी। मेकर्स चाहते थे गाने से चड्डी वर्ड हटा दिया जाए। उन्होंने ऑप्शन दिया कि चड्डी के बदले लुंगी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गुलजार तैयार नहीं हुए। मेकर्स ने गुलजार को लाख मनाने की कोशिश की, पर गुलजार अड़े रहे। अंत में यहां तक नौबत आ गई कि गुलजार ने आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा, चड्डी तो मैं नहीं हटाऊंगा, आप ऐसा कीजिए, अपनी फिल्म अपने पास रखिए, मैं अपनी चड्डी रख लेता हूं। अंत में मेकर्स को गुलजार की बात माननी पड़ी और गाना ज्यों का त्यों रिलीज हुआ। चड्डी आदमी के प्राइवेट पार्ट से जुड़ा हुआ वस्त्र है और एवोल्यूशन की कृपा से मनुष्य के ये अंग सेक्स के साथ साथ मल त्याग करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब हुआ ये कि मनुष्य भाषा को एक विशेष ढंग से इस्तेमाल करता है। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो साथ साथ उस सिनेरियो की दिमाग में एक तस्वीर भी बनती है। लिहाजा चड्डी की बात आते ही सेक्स और मल त्याग का सिनेरियो अनजाने ही हमारे मन में पैदा होता है, क्योंकि बचपन से ही हमने इन सबको आपस में एसोसिएट किया है। इसी कारण चड्डी का जिक्र आते ही हमारे मन में 2 तरह के भाव आते हैं, डिस्गस्ट और कामुकता के। इन दोनों फिनोमिना के चलते एक महिला के मुंह से जब हम आमंत्रण के लहजे में चड्डी की बात सुनते हैं तो ये कंटेंट 2 तरीके से देखा जा सकता है, इरोटिक और क्रिंज। इरोटिक कंटेंट के क्रिएटर्स में पूनम पांडे जैसे नाम हैं। रही बात क्रिंज कंटेंट की, तो इसे वैसे तो अलग कैटेगरी मानना मुश्किल है, लेकिन टिकटॉक के टाइम से चर्चित हुआ ये टैग अब आम है। माने ऐसा कंटेंट जिसे देखकर अजीब लगे। अब ये अजीब क्या है हमसे मत पूछिए, जिसकी जैसी नजर वाला हिसाब है। उदाहरण देना ही हो तो पुनीत सुपरस्टार की कीचड़ खाते हुए रील्स कई लोगों के लिए क्रिंज है। अब कामिलिनी महंता का कंटेंट इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? किसी के लिए ये क्रिंज है तो किसी के लिए इरोटिक। दोनों का संपुट लिए ये रील्स वायरल होने के तमाम लक्षण रखती हैं। अपनी किताब इंडियन मिलेनियल्स हु आर दे रियली में
AM गौतम लिखते हैं, क्रिंज समझा जाने वाला कंटेंट एक खास फिनोमिना के चलते रोचक लगता है। अंग्रेजी में बोले तो सेल्फ वैलिडेटिंग वॉयरिज्म, यानी किसी को चुपके से देखकर खुद को बेहतर समझना। आप दूसरे की वाहियात हरकतें देखकर बेहतर महसूस करते हो कि हम तो इससे अच्छे हैं। खुद को अच्छा मानना ये इंसान की साइकोलॉजिकल नीड है, इसलिए गिरे से गिरा इंसान भी खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। बहरहाल क्रिंज कैटेगरी से जुड़े कई और टर्म्स भी हैं, जैसे लॉल काउ, यानी ऐसी गाय जो उपहास पैदा करे। ये वर्ड उन क्रिएटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हंसी के पात्र हों, जिनकी रील्स देखकर उनका मजाक बनाया जा सके। ह्यूमिलिटेनमेंट और हेट वॉचिंग भी इसी कैटेगरी से जुड़े हैं। वैसे तो पहली नज़र में ये सब आधुनिकता का प्रतीक लगता है, लेकिन असल में इस ट्रेंड की जड़ें इंटरनेट से भी पुरानी हैं। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है कान लगाकर सुनना और फिर उनकी बुराई करना या मजाक उड़ाना, ये हमारा बहुत पुराना शुगल है। इंटरनेट ने बस इसका माध्यम बदल दिया है। इरोटिक कंटेंट की बात की जाए तो इसका चलन भी नया नहीं है। इंटरनेट पर पॉर्न आसानी से उपलब्ध है और अब तो कई OTT प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जो खासकर इरोटिका को ही डेडिकेटेड हैं। कामिलिनी के कंटेंट के इरोटिक एस्पेक्ट की बात की जाए तो इसमें बाकी कंटेंट से एक खास अंतर है। ये कंटेंट ऑडियो इरोटिका की कैटेगरी में आता है, यानी सिर्फ आवाज के जरिए कामुकता पैदा करने वाला कंटेंट। कुछ साल पहले आई आयुष्मान खुराना की मूवी ड्रीम गर्ल भी इसी सब्जेक्ट पर थी। फोन पर लड़कियों से कामुक बातें सुनने की सर्विस देने वाले नंबर सड़क किनारे दीवारों पर आज भी चस्पा दिखाई देते हैं। ऑडियो इरोटिक के मामले में हालांकि भारत नया है। ओनली फैंस जैसी साइट्स पर विजुअल इंडियन इरोटिक कंटेंट खूब बन रहा है, लेकिन ऑडियो इरोटिक कंटेंट उतना आम नहीं है। इरोटिक वीडियोस भी अक्सर ऑडियो से महरूम रहते हैं। इनमें बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अमेरिका जैसे देशों में डिप्सी नाम के प्लेटफॉर्म्स हैं जो विशेष ऑडियो इरोटिका पब्लिश करते हैं, लेकिन इंडिया में ये उतने चलन में नहीं है। ऑडियो इरोटिका के स्पेसिफिकली अट्रैक्टिव होने के पीछे कुछ और वजह भी हैं। पॉप शुगर मैगजीन के एक आर्टिकल में साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट जोडाई स्ली बताती हैं, आवाज की खास बात यह है कि आपकी कल्पना को इंगेज करती है। इंसान तस्वीरों से प्रभावित होता है, लेकिन तस्वीर हमेशा सीमित होती है। इसके इतर आवाज़ों को आप किसी भी तस्वीर पर बिठा सकते हैं और ये तस्वीर कल्पना की भी हो सकती है। सोशल मीडिया की डिक्शनरी में हाल के सालों में एक शब्द जुड़ा है, इंसेल, यानी इनवॉलंटरी सेलिब्रेट। हिंदी में बोलें तो अनैच्छिक ब्रह्मचर्य, यानी ऐसे लोग जो लड़कियों से रिश्ते तो बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते। इंसेल कल्चर का अपना अलग संसार है, लेकिन इस सब्जेक्ट से ये ऐसे जुड़ता है कि इंसेल कल्चर के दौर में सहचर्य के लिए कल्पना अक्सर आखिरी सहारा होती है। खैर, आगे बढ़ते हुए ऑडियो इरोटिक कंटेंट के इतिहास की बात भी कर लेते हैं। 18वीं सदी में लंदन में एक उपन्यास पब्लिश हुआ था जिसका नाम था फैनी हिल या मेमोयर्स ऑफ वुमेन ऑफ प्लेजर। यह उपन्यास तब इतना प्रचलित हुआ था कि इसके दोनों लेखकों को जेल में डाल दिया गया। सरकार परेशान हुई क्योंकि इसे प्राइवेट सैलून्स में पढ़कर सुनाया जाने लगा था। भारत की बात करें तो कामसूत्र के बारे में हम जानते हैं। कामसूत्र की कहानियां वाचिक परंपरा में लोगों को सुनाई जाती थीं। खैर, कामिलिनी महंता के फिनोमिना पर वापस लौटें तो अभी उनके बारे में कम ही जानकारी उपलब्ध है। लोग उनके बिग बॉस और पॉडकास्ट में जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए प्रोफाइल से पता चलता है कि वो उड़ीसा की रहने वाली हैं और खुद को सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर मानती हैं। फ्री प्रेस जर्नल के एक आर्टिकल के अनुसार उन्होंने कॉलेज लेवल एजुकेशन हासिल की है और उसके बाद से ही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर कंटेंट डाल रही हैं। उनके इंस्टाग्राम पर हजारों रील्स हैं, लेकिन उन्हें वायरल होने की उपलब्धि मिली इसी साल अक्टूबर में पोस्ट की गई एक रील के बाद। मशहूर होने का एक निश्चित साइड इफेक्ट भी उनके हिस्से आया है। कई लोग चाहते हैं उन्हें बैन कर दिया जाए, तो कुछ की शिकायत है कि इस सस्ते कंटेंट से अगर किसी को शोहरत मिले तो बाकी लोग मेहनत क्यों करें। इस सवाल का जवाब हम आपको दो शब्दों में देते हैं, सरमाएदारी निज़ाम। अंग्रेजी में बोलें तो कैपिटलिज्म। मग्गुओं की तमाम आलोचना के बावजूद सच यही है कि कैपिटलिज्म ही निज़ाम है। यह शब्द बना है कैपिटल से। हुआ ये कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई, पूंजी को बीज माना गया। पूंजी यानी जमीन, पैसा या जो भी संसाधन है। कैपिटलिज्म में लोग भी संसाधन ही हैं, इसलिए उन्हें ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो कैपिटलिज्म का रूल है पूंजी लगाओ, मुनाफा कमाओ।
इस एक सूत्रीय कार्यक्रम पर चलने वाला यह सिस्टम एक खास चीज को महत्व देता है। हिंदी में बोलें तो उत्तोलन और अंग्रेजी में बोलें तो लेवरेज। लेवरेज से ही असली मुनाफा कमाया जाता है। इकोनॉमिक्स का डिमांड सप्लाई का नियम तो आपको पता ही होगा, जितनी ज्यादा मांग उतने ऊंचे दाम। अब ज्यादा मांग के साथ साथ अगर सप्लाई कम हो तो इसका मतलब दाम और भी ज्यादा होंगे। इसी कारण दुर्लभ संसाधन सबसे ज्यादा कीमती हो जाते हैं। अब संसाधन ही पूंजी भी है। जिसके पास जो संसाधन है वो इन्वेस्ट करता है। सेठ अपना पैसा, मजदूर अपनी मेहनत और वक्त। इस निजाम में अगर एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर को लें तो बताइए वो क्या इन्वेस्ट करता है? अपनी मेहनत, कला और वक्त। लेकिन सोचिए अगर किसी इन्फ्लुएंसर के पास इनके अलावा एक और चीज हो जिसकी मांग तो बहुत ज्यादा हो लेकिन सप्लाई कम। जाहिर है ऐसा इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा सफल होगा। कुल मिलाकर कहें तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर मीडिया में किसी डिमांड को पहचान जाता है और उसे प्रोवाइड कर सकता हो तो उसके पास लिवरेज होती है, क्योंकि उसने सबसे पहले उस मांग को पकड़ा है और वो उसे सबसे पहले बुना सकता है। बाद में जब मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, डिमांड उतनी नहीं रहती और एक वक्त के वायरल इन्फ्लुएंसर्स धीरे धीरे नेपथ्य में चले जाते हैं। सोशल मीडिया में ऐसा आए दिन होता है। कामिलिनी महंता का कंटेंट जैसा पहले बताया, इरोटिक और क्रिंज दोनों तरह से देखा जा सकता है। क्रिंज की मांग जैसा पहले बताया सेल्फ वैलिडेटिंग वॉयरिज्म जैसी इच्छाओं के चलते प्रचलित है और कंटेंट की कमी और कल्पना के कामुक आकर्षण के चलते ऑडियो इरोटिका भी एक सफल स्ट्रेटजी है। कामिलिनी महंता की पुरानी रील्स देखने के बाद पता चलता है कि वो ट्रायल एंड एरर के बाद इस टाइप के कंटेंट तक पहुंची हैं। अब चूंकि ये कंटेंट चल निकला है तो और भी इन्फ्लुएंसर्स इसे अपनाएंगे या शायद अपनी नैतिकता के कारण वो इसे ना भी अपनाएं। अब आते हैं अपने उस अहम सवाल पर जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था, चड्डी का रंग कौन सा? इस सवाल का एक ही जवाब है कि रंग चाहे जो हो, वक्त के साथ फीका पड़ ही जाता है। मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और ये सुंदर सी स्क्रिप्ट लिखी मेरे साथी कमल ने। आप देख रहे थे खबरगांव। शुक्रिया।